और मुझे कहा गया है कि शॉर्ट एंड स्वीट बोलो, वरना रील नहीं कटेगी ना। Hi, I'm Apurva, the founder and designer of The Naughty, and आज हम फादर्स डे के लिए एक छोटा सा पॉडकास्ट सेट कर रहे हैं. So today I have my father with me. Yay! We are going to talk about business basically, क्योंकि वो एक businessman है. He has been a businessman जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से. तो मेरे लाइफ में पहला business person मैंने जो देखा है वो वही है. So I'm just going to ask him some questions. क्योंकि हम जब डिनर टेबल पे बैठते हैं वी गेट अ लॉट ऑफ सच ऐसे मॉरली ह्यूज आंसर्स वो कभी कभी दे देते हैं. तो आज पॉडकास्ट में देखते हैं क्या वो आंसर्स दे रहे हैं. सो लेट्स सी. और मुझे कहा गया है कि शॉर्ट एंड स्वीट बोलो, वरना रील नहीं कटेगी ना. सो एक रैपिड फायर राउंड से स्टार्ट करते हैं. दीज आर गोइंग टू बी बेसिक क्वेश्चंस. दो ऑप्शंस होंगे, दोनों में से कोई एक आपको बहुत फास्ट चूज करेंगे. इंस्टिंक्टिवली. अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट. अर्ली चाय और कॉफी. चाय. टी शर्ट्स और शर्ट्स. जीन्स और ट्राउजर्स. जीन्स. ओह, आई हैव सीन हिम इन ट्राउजर्स अ लॉट. अभी मैं जीन्स बहुत पहनता हूँ. हु इज मोर ड्रामेटिक, मी और मदर? थोड़ा टाइम लगा क्योंकि दोनों वैसे ही है. Who is more disciplined, me or Akash? आकाश. मेरे तरफ से आ रहा है. If you had to swap one habit of mine, what would it be? नाइट जो सोती होता वो और खाना अच्छा. Who is your favorite, me or Akash? अपूर्वा. मिला एक पॉइंट मिला. नहीं सच में है. अभी तू मेरा इंटरव्यू ले रही है इसके लिए तू फेवरेट है ही, क्योंकि तेरे में जो क्वालिटी है ना वो बहुत अलग अलग यानी ऑलराउंडर की क्वालिटी है, और वो एक बिजनेस वुमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो मैं बहुत बार देखता हूँ. मैं तेरे स्टूडियो में भी आता हूँ, देखता हूँ. अरे मैं एकदम खुश हो जाता हूँ कि अपूर्वा का पेरेंट को खुश. Okay. So we are going to dive into a few business questions. क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कितने साल बिजनेस किया आपने? Almost 28 years. 28 years का एक्सपीरियंस है उनको. वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस करते हैं. A little different than what we do, but still he has a lot of knowledge. तो उसके regarding हम थोड़े questions पूछते हैं, and I hope we get just something, we can learn something out of that. The first question is, profit गोल होना चाहिए या फिर ग्रोथ गोल होनी चाहिए इन द बिगिनिंग ईयर्स? एंड लोग इसमें कंफ्यूज क्यों जाते हैं? बिगिनर है तो आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है. तो बिगिनिंग में आप प्रॉफिट उतना नहीं देखना, आप ग्रोथ देखना. ग्रोथ देखते वक्त आप क्या देखेंगे कि आप इनोवेटिव रहो, क्रिएटिव रहो, आप क्वालिटी देखो, और ये सब देख के प्रॉफिट देखना है. आप ऐसे नहीं, मैं बोलूँगा कि आप लॉस में काम करो. प्रॉफिट जो आता है वो बिजनेस में डालो. बिजनेस में डालोगे वो आपका बेस बड़ा हो जाएगा. आपका बेस बड़ा होगा तो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे आगे के वो आप उतनी कैपेसिटी रखोगे. आप छोटा बिजनेस रखोगे तो उतना ही आपको बिजनेस आएगा. मेरे शुरुआत के दिनों में मैंने 97 में स्टार्ट किया. मेरे पास कुछ सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, जीरो था. मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, लेकिन वो टाइम पे मैंने फिर क्या किया, छोटा मैं हर एक जगह पे जाता था, मार्केटिंग करता था. हाँ, कोई मुझे काम नहीं दे, बिगिनर था, लेकिन जो काम मिलेगा मैं ले रहा था. मैं रोज मेरा छोटा सा वर्कशॉप था, वहाँ पे रोज झाड़ू मारता था, वॉशरूम साफ करता था, पूजा करता था, उसके बाद काम पे बैठता. तो एक फ्रेशनेस आता है. कोई भी फैक्ट्री में वो एक अटैचमेंट हो जाता है. और उसके बाद फिर मैं काम करता था. जो प्रॉफिट मिलता था वो मैं बाजू में रखता था. मैंने कभी शुरुआत में कुछ ये नहीं कि नए कपड़े नहीं, कुछ नहीं. जो प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, मैं उसमें डाल रहा था. धीरे 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 मेरे वो यूनिट बढ़ने लग गए. एक बार बढ़ने के बाद फिर मेरे क्लाइंट आके देख रहे हैं कि अरे इनके पास कैपेसिटी है, अरे इनके पास मशीनरीज है. तो मुझे नया नया काम आने लग गया. तो वो शुरुआत के दिनों में आप प्रॉफिट देखोगे कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मैं काम छोड़ रहा हूँ. वैसे आप शुरुआत के दिनों से ही देखो कि मैं कैसे मेरा एक पैर जमा सकता हूँ. थोड़ा ग्रोथ और एक बार 3 साल 4 साल आप उसमें रहो, और एक बार 3 साल हो गए
तो 3 इडियट्स में वो एक डायलॉग है ना कि सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा, वो आएगा और ये ध्यान में रखना। बिकॉज शुरुआत में अगर आई थिंक अगर सेटअप थोड़ा छोटा रहेगा एंड प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी अगर बड़ा काम आता है तो हम शायद ले नहीं पाते हैं। एकदम बड़ा, हाँ एकदम बड़ा। ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद बड़ा काम आए तो हम ले पाते हैं। और एक चीज है कि जैसे जब मेरे पास बहुत बार कैसे होता है कि काम नहीं है मेरे पास, तो काम नहीं है मेरे पास, वर्कर्स है, मशीन्स है, मैं क्या करूँ? तो फिर हम लोग क्या करते थे वो टाइम पे, हम लोग अंदर की मॉडिफिकेशंस करते थे। सेफ्टी नॉर्म्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, कहाँ पे मेजरमेंट बना सकते हैं, उधर जाने के लिए कहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग सेफ्टी लाइट्स अरेंजमेंट करना है, तो वो सब हम लोग करते थे। यानी वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, वो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होता था, तो वो बहुत अच्छा है। बाय द वे वो मेटल का बिजनेस करते हैं, हमने वो बताया ही नहीं। आप बताओ आप क्या करते हो इन शॉर्ट? हाँ, मैं B2B काम करता हूँ, यानी मेरे कस्टमर जो है वो फर्नीचर लाइन में है। तो अब मेरा B2B है, तो फिर मेरे पास कैसा है कि मशीनरीज है, बाद में वर्कर्स है। मेरा यूनिट है, हमारा यूनिट है जोगेश्वरी में। तो जोगेश्वरी में वहाँ पे ऑलमोस्ट 40-45 लोग काम करते हैं, और हम लोग का रोज का हमको क्या बोलते हैं ना, रोज के ऑर्डर्स आते हैं, रोज के फुलफिल करने पड़ते हैं। तो जस्ट इन टाइम जो ये है जो वर्ड है, तो वो हिसाब से हम लोग जस्ट इन टाइम के ऊपर काम करते हैं। एवरी डे हमारा व्हीकल आता है हमारे पास और हम लोग डिस्पैच करते हैं। तो हम लोग को हर टाइम हम लोग को अलर्ट रहना पड़ता है, ऑन टोज रहना पड़ता है कि वो ये करो। तो हम लोग इसके लिए अभी भी मैं 57 हूँ, लेकिन अभी भी मैं अलर्ट रहता हूँ, एजाइल रहता हूँ। क्या हमको हमारे फ्रेंड्स को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए एज अ बिजनेस पार्टनर और समथिंग? इज इट अ गुड मूव और अ रिस्की? फ्रेंड्स के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना सक्सेस भी हो सकता है, डिजास्टर भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपका फ्रेंड और आपका नेचर कैसा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फ्रेंड बहुत मेहनती है, इनोवेटिव है, तो बहुत आपको समझ सकता है, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इट विल बी वेरी गुड पार्टनरशिप। अगर आपका ईगो वो हर्ट कर रहा है, आपको उसके काम पसंद नहीं, वो आपके काम में वो दखल करता है, तो फिर वो डिजास्टर रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे कोई ये है पहचान वाले मेरे फ्रेंड ही है, तो वो 50-50 पार्टनर्स है, तो दोनों पार्टनर्स है। शुरुआत में अच्छा बिजनेस सब अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। एक पार्टनर ने घर पे बड़ा 55 इंच टीवी लिया, तो उसने बिल इसमें डाल दिया। तो दूसरा पार्टनर बोलता है अरे उसने टीवी लिया, मैं भी लूँगा। उसने भी 55 इंच टीवी ले लिया। 6 महीने के बाद उसने महिंद्रा की एक व्हीकल ले ली, XUV 700। इन्होंने होंडा सिटी ले ली। बाद में उन्होंने 2 BHK फ्लैट लिया, तो इन्होंने भी ले लिया। तो ये डिजास्टर ही है, क्योंकि आप जो फंड निकाल रहे हो कंपनी के अकाउंट से फंड निकाल रहे हो, तो क्या होगा? आप वही पैसा अगर आप नए फैक्ट्री इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ग्रो होगा ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो क्लैशेस होने का चांसेस होने का, और जैसे पैसे आते हैं तो फिर वो अरे वो ज्यादा कमा रहे हैं, वो किधर चोरी नहीं कर, वो फेथ होना जरूरी है। फ्रेंड्स है, एक तो बचपन के फ्रेंड है, सब है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट बैलेंस नंबर। Controversial question, I mean. What is riskier? Staying in a job for 10 years or Okay. starting a business without a bank? Without having any money in your bank, having just a few lakhs? ओके, अभी शुरुआत है तुम्हारी, समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी शुरुआत है, तुमने अभी इतनी अच्छी डिग्री ली है निफ्ट मुंबई से, तुमने फैशन डिजाइनिंग की है, बराबर ना? अभी इतना करने के बाद तुम्हारे पास बैकअप ही नहीं है, बराबर ना? बैकअप नहीं है, तो तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी आइडिया कितनी भी अच्छी हो, तुमको कौन लोन देगा? कोई नहीं देगा। कोई फाइनेंस करेगा? कोई नहीं। स्पॉन्सर कोई नहीं। तो ऐसे जगह पे तुम कितनी भी इनोवेटिव आइडिया हो, तुम फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, सक्सेस भी होते हैं, लेकिन फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा है। आप क्या करो, आपके पास डिग्री है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप ऐसे कंपनी में जॉब देखो
क्योंकि आप कभी बाहर निकलोगे ग्रेजुएशन करके 21-22 में, तो उसके बाद आप 5 साल ऐसे ही छोटी कंपनी में काम करो, 2 साल इधर 2 साल उधर, जहाँ पे आपको नॉलेज आपका ग्रो हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, कंपनी में काम कैसे चल रहा है वो आपको देखने दो। आप बड़ी कंपनी में जाओगे ना कि बहुत रिलायंस, क्या बोलते हैं ना, हाँ बिरला, अडानी, इससे तो उनके यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ही डिपार्टमेंट देंगे, वो डिपार्टमेंट में आपको कुछ क्या बोलेंगे कि बाबा ये काम आपको है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो आपको सप्लायर कौन है, कस्टमर कौन है, कैसे डील होता है, कैसे परचेस ऑर्डर बनता है, कैसे इंक्वायरी आती है, क्या कैसे कॉस्टिंग होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप उसी कमरे में बंद हो, कैद हो। लेकिन वही आप छोटी कंपनी में आओगे, जैसे तुम्हारा अभी स्टार्टअप है, वैसे कंपनी में तो अगर कोई आता है नया बंदा तो उसको सब समझेगा और तुम भी उसको उतना मोटिवेट करोगे, अरे ये लड़की बहुत ये है, होशियार है, तो मैं उसको चलो मार्केट में जाओ, ऐसे से देखना है, एक काम करो कॉस्टिंग बनाओ, ऐसे से करना, अरे उसको वो लड़की को बोलो ऐसे से बनाना है, तो तुमको सब आइडिया है। और 5 साल वैसे करो तो उसमें आपको फंड भी मिलेंगे, आपको आइडिया भी आ जाएगी कैसे वर्किंग होता है, और फिर आप उनके कस्टमर मत लो क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, कस्टमर्स बहुत है, तो आप दूसरे लोग ये कर सकते, दूसरे क्लाइंट ढूंढ सकते, उनके पेट पे आप ये नहीं कर रहे, तो आप नए आपका खुद ये करोगे तो वो ओनर भी खुश होगा, अरे मेरे पास काम किया हुई लड़की, उसने अपना स्टार्टअप किया। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 4-5 साल दूसरी जगह पे करो, और थोड़ा फंड्स वगैरह ले लो, स्पॉन्सर ढूंढो, बैंक लोन के लिए अप्लाई करो, तो आपके लिए एक ब्रीदिंग टाइम मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, और उसके बाद आप सोच के कर सकते हैं चलो मैं अभी उतर सकती हूँ क्योंकि अभी मैं हो गई। म्हणजे इट इज नॉट डिफिकल्ट, इतना गलत नहीं है 10 साल जॉब में रहना, बट उससे बेटर है कि ऐसा जॉब लो जहाँ से आप सीख पाओगे एकदम। जैसे अगर आपको स्टार्टअप चालू करना है तो एक स्टार्टअप में काम करो, बिकॉज जो ग्राउंड आप सीखोगे वो आप बड़े कंपनीज में नहीं सीख पाओगे। एकदम। और वही है क्योंकि क्या है अभी कोई भी हम लोग सीए करते हैं कोई, तो उसके बाद उनको इंटर्नशिप होती है, डॉक्टर की पढ़ाई होती है एमबीबीएस जो है, उसके बाद भी उनको 1-2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वैसे ये प्रैक्टिस है, आप ग्रेजुएशन किया लेकिन आपने जो सीखा है वो एक्चुअल में रियलिटी में है कि नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, और वो होगा तो क्लिक होगा, और आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज है। मैं बहुत बार देखता हूँ जो नए लड़के आते हैं ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और वो मैं फिर सोच में पड़ता हूँ अरे मुझे क्यों नहीं ये आइडिया है। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो उनसे आती है, तो आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं, एक्सपीरियंस की कमी, वो एक्सपीरियंस देते। ऐसा कौन सा एक स्किल सेट है जो एक फाउंडर या एक ओनर ऑफ द कंपनी में होना चाहिए जो आप हायर नहीं कर सकते कभी भी, मतलब दैट वन स्किल सेट यू शुड हैव। ओके, अभी मैं तुमको बोलता हूँ ना, तुम ऑलराउंडर, ये ऑलराउंडर होना है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी बिजनेस ओनर में, बिजनेस ओनर अगर ऑलराउंडर है ना तो किसी भी यानी कहीं पर भी कुछ गैप्स है वो फील कर पाएगा ना। तो वो अभी शुरुआत के दिनों में मैं बहुत बार ऐसा मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ ना, शुरुआत के दिनों में मेरे पास ना वर्कर थे, ना कोई टाइम मेकर टूल मेकर था, कोई डिस्पैच वाला था, तो मैं ही प्रोडक्शन में बैठता था, मशीन के ऊपर प्रोडक्शन निकालता था, मैं ही पैकिंग करता था, मैं ही वो टैक्सी में पूरा माल डाल के मेरे कस्टमर के पास, मैं गोदरेज का काम करता हूँ तो विक्रोली में टैक्सी में लेके जाता था, उधर ही उतारना, वो सब करना, पास करना, वो सब मैं शुरुआत के दिनों में करता था। आज के टाइम में भी कहीं पर कुछ अर्जेंसीज है तो मैं क्या बोलते हैं ना, वो बाबूलाल टेम्पो वाला रहता है वैसा हो जाता हूँ। तो हमारा एक टेम्पो वाला जो है बाबूलाल टेम्पो वाला, तो उसके जैसा मैं मेरी गाड़ी लेके जाता हूँ, वो मटेरियल पिकअप करता हूँ, क्योंकि कस्टमर वो नहीं देखते हैं कि कौन लेके आया, कौन किया। कस्टमर बोलता है मुझे टाइमली डिलीवरी चाहिए, मुझे क्वालिटी वाला मटेरियल चाहिए, तो टाइम पे मिल गया तो वो सेटिस्फाइड। तुम जो ऑलराउंडर मैं बोला, तो तुमको कभी क्रिएटिव काम करने मिलेगा, कभी मशीन के ऊपर बैठ के काम करना पड़ेगा, कभी फैब्रिक खत्म है तो तुमको सूरत में जाके, तुम भी जाती हो ना सूरत, गाड़ी लेके जाके वो फैब्रिक लेके आ, क्योंकि यहाँ पे तेरे 6-7 लोग बैठे हुए खाली और ऑर्डर्स पेंडिंग है,
तो वो सब इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक सर्टन बेस आपका तैयार हो गया, आपके पास हायरार्की आ गई, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि ठीक है चलो अभी ये मैं काम मुझे आ रहा है तो मैं थोड़ा दूसरे किसी पर्सन को हायर करता हूँ। अभी टाटा, अंबानी, ये लोग इतने बड़े लोग हैं तो उनको थोड़ी पता है कि टाटा की गाड़ी में जो इंजन है वो उसमें कितने पार्ट्स लगते हैं, कैसे चलते हैं, उनको बेसिक नॉलेज है, लेकिन उन्होंने उतने लोग रखे हैं। तो वैसा है, शुरुआत के दिनों में आपको ऑलराउंडर होना ही जरूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। And also making maybe keeping the right people management थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि किसको कौन से काम में रखना है, कभी हायर करना है, कहाँ पे पैसे स्पेंड करने हैं, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा मे बी। और आपको एज ओनर के पास पॉजिटिविटी भर भर की चाहिए। माहौल कितना भी खराब हो, माहौल दुनिया का माहौल, अभी ये वॉर चल रहा है, बीच में कोविड आ गया, तो माहौल कितना भी खराब हो, आपके पास पॉजिटिविटी का भंडार चाहिए। जैसे वहाँ पे ऑयल के भंडार है, वैसे अपने पास पॉजिटिविटी का भंडार चाहिए। आपने आपके स्टूडियो में, मैं मेरे वर्कशॉप में जब ये एंट्री मारता हूँ, मेरे कंधे ऐसे नहीं रहते, मेरे कंधे एकदम ऐसे रहते हैं, और मेरे इसमें पॉजिटिविटी, क्योंकि मेरे वर्कर्स, वो आपको लगता है वो देखते ही रहे, लेकिन वो देखते हैं कि अरे इसका ये कैसा है, चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव दिख रहा है। नहीं तो मैं निगेटिव होगा तो सब निगेटिव होगा। तो ओनर को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। कितने महीने का कैश फ्लो होना चाहिए बैंक में, मतलब बैंक में कितने महीने के पैसे होने चाहिए फॉर यू टू कंटिन्यू अ गुड एंड सस्टेनेबल हेल्दी बिजनेस? आज अगर हम बैठे इसकी आगे, आज के बाद कितने टाइम का पैसा बैंक में होना चाहिए टू फील सेफ? अभी कैसे है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अरे मुझे अभी मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, तो पहले मैं पॉकेट में देखता हूँ मेरे पैसे कितने हैं। अभी भी मुझे वो ऑनलाइन का मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, मेरे पॉकेट में कितने पैसे। वैसे ही अपने बैंक के अकाउंट में है ना, एटलीस्ट 4 महीने का सब आउटगोइंग का खर्चा मैं निकाल सकता हूँ। उतना तो आपके पास पैसा होना जरूरी है, क्योंकि आउटगोइंग मतलब क्या क्या आता है उसमें आपके पास वर्कर्स है, उनकी सैलरी हो गई, बाद में आपके सप्लायर्स है, उनकी पेमेंट्स हो गई, आपका मेंटेनेंस है, वो स्टूडियो का जो भाड़ा है, मेंटेनेंस है, वो है आपका, बाद में आपका रॉ मटेरियल आपने परचेस करने वाले हैं या ये करने वाले हैं, डिस्पैचेस है, आप वो सब कर रहे हैं। अगर समझो आपका कस्टमर ने आपको पेमेंट लेट किया, वो नॉर्मली 1 मंथ का ये है, लेकिन उन्होंने 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना खींच लिया, तो मैक्सिमम 3-4 महीने में पेमेंट आ जाता है। नॉर्मली 60 डेज पेमेंट 120 डेज में आ जाता है। तो आप मिनिमम आपके पास 4 महीने का अगर फंड है तो मैं उसको सेफ मानता हूँ कि मैं 4 महीना मतलब कितना हो गया, 120 दिन हो गया। 120 दिन में आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि अरे मेरे पास 120 दिन, 4 महीना 120 दिन है, तो मैं पहले दिन इतने ऑर्डर्स ला सकता हूँ, तो मेरे पास 120 दिन है, तो उसमें मैं इधर का उधर कर सकता हूँ, बहुत हो गया। तो 4 महीना मेरे लिए लगता है कि सेफ ये है, सेफ जोन में है यार। सो B2B और B2C या D2C जो है डायरेक्ट कस्टमर, मेरा कौन सा ज़्यादा हार्डर टू बिल्ड है या फिर दोनों सिमिलर है, क्या क्या लगता है? अभी मेरा जो काम है वो B2B है, क्योंकि मैं गोदरेज के लिए काम करता हूँ और गोदरेज कस्टमर को ये करते हैं। तो मेरे इसमें मैंने जब स्टार्ट किया 97 में, वो है ना कभी, तो जब भी मैंने 97 में स्टार्ट किया था तभी मेरे पास फंड बहुत लिमिटेड थे, मशीन्स नहीं थी, सब कुछ ये था। वो टाइम पे मैं वहाँ पे रजिस्टर हो गया एज ए वेंडर करके, वैसे ही 1-2 और कंपनीज में रजिस्टर हो गया। तो उनके पास कंफर्म ऑर्डर्स है, उनके पास कंफर्म काम है, तो उन्होंने जैसे रजिस्टर किया तो उन्होंने मुझे टूल बनाने के लिए दे दिया, मैंने बना दिया, मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही मेरा सप्लाई स्टार्ट हो गया, मुझे प्रॉफिट वहाँ पे कस्टमर B2B में कस्टमर अपने प्रॉफिट एक लिमिटेड देता है 5%, 7% वैसे, लेकिन शुरुआत से ही मैं प्रॉफिट में था। 5%, 7% भी मुझे, और मैं जो सेविंग करूँगा उसमें भी मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड होता था। शुरुआत के दिनों से मुझे प्रॉफिट आना चालू गया, फिर वो मैं उसमें दूसरे में डाल रहा था। वहाँ पे मुझे मार्केटिंग करने का ज़रूरत नहीं था, वहाँ पे ना मैं कुछ एक्स्ट्रा सोशल मीडिया कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ,
क्योंकि जो मार्केटिंग करना है वो मेरा कस्टमर कर रहे हैं, गोदरेज जैसा बड़ा ब्रांड कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ कंफर्म ऑर्डर्स चाहिए, वो हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। तो शुरुआत से ही मैं इजीली ये हो पाया, सर्वाइव हो पाया, क्योंकि मेरे पास इतना बैकअप नहीं था। लेकिन B2C जैसे तुम कर रहे हो, तो B2C में तुम्हारा क्या है कि डायरेक्ट तुम कस्टमर को कर रही हो, तो तुमको दिखाना है ना तुम दुनिया के किस कोने में बैठी हो, क्या कर रही हो, तुमको मार्केटिंग करना है। तुम्हारा टर्नओवर ब्रांड जो है अभी मैं देख रहा हूँ इतना ग्रो हो रहा है, वो क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि तुम उसमें मार्केटिंग के लिए पैसे डाल रहे हो, तो सब जगह पे उसके एड्स दिखते हैं, और उसके कारण तुमको नए नए ये मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो वो बनाने के लिए, ऐड डालने के लिए आपको फंड डालना जरूरी है। तो एक ब्रांड बनने के लिए एक बच्चा छोटा से बड़ा होता है, वो 20 साल के बाद वो कुछ काम के लायक होता है। एक छोटा पौधा है, आम का छोटा पौधा है, वो एक हफ्ते 5-6 साल के बाद उसको आम आते हैं। वैसे ही ये है, आपका अल्टरनेटिव ब्रांड है, एक छोटा पौधा था, आज 2 साल में उसको क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी फ्रूट्स भी लग रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ। तो वो आपको ये करना है। सेम टाइम आप मुझे अगेंस्ट ऑर्डर काम करना है, मुझे जो ऑर्डर आ रहा है वो मुझे बनाना है। आपके इसमें क्या है, आप नया कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके ऊपर आप सोचते हैं कि चलो ये मैं 4 डिज़ाइन बनाया, उसमें से ये क्लिक होगा, वो हिसाब से आप बना रहे हो, वो स्टॉक बना रहे, क्योंकि स्टॉक तो बनाना पड़ेगा। वो स्टॉक आपने सबके में बोल रहे इतने नहीं, ये मैं 500 बनाऊंगी, ये 200 बनाऊंगी, ये 100 बनाऊंगी, लेकिन जब भी मार्केट में जाने के बाद लगता है यार ये 100 वाला है ना, वही ज़्यादा क्लिक हो गया, तो तो वो 500 वाला है, वो आपका स्लो मूविंग हो गया, तो आपके फंड्स उस पर अटक गए। ये नहीं हो रहा है मेरे इसमें B2B पे, वो नहीं है। लेकिन एक फायदा क्या है, आपका एक बार ब्रांड हो गया तो आपको उसमें प्रॉफिट आप जैसे चाहिए उतना डाल सकते हो, यानी जैसी चाहिए मतलब जो कस्टमर को ज्यादा मिल सकता है, तो वो एक डिफरेंस बहुत है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, B2B मुझे लगता है थोड़ा सा इजी है, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं होगा। लेकिन B2C ग्रोथ अच्छा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। लेकिन मैं B2C वालों को सलाह दूंगा। और मंत्रा इन लाइफ, एक ऐसी चीज जो आपको लगता है हर एक छोटे नए फाउंडर को पता होनी चाहिए, या फिर जैसे उनको ये दिमाग में रखना चाहिए करते टाइम? मंत्रा बोलेगा तो मैं पूरे मंत्र बता सकता हूँ लेकिन छोटे शॉर्ट एंड स्वीट, जिन्होंने बहुत पहली बार बोला थी, शॉर्ट एंड स्वीट वो बहुत बात करते हैं, क्योंकि आज तो फिर भी शिवाजी महाराज का नाम नहीं निकला है। नहीं, वो आएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो उनका नाम लिए हुए हम लोग शुरू नहीं करते हैं, हर एक जगह पे हम लोग उनका नाम लेते ही हैं। तो मंत्रा में ऐसा बड़ा वर्ड, बहुत हेवी वर्ड है वो, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि आप 24/7 आप फोकस रहना जरूरी है। फोकस्ड रहो और डिसिप्लिन रहो, तो क्या होगा, आप बहुत अच्छे से आगे जाओगे। डिसिप्लिन रहोगे तो और फोकस बढ़ेगा, तो और फोकस बढ़ेगा तो और डिसिप्लिन हो जाओगे, तो आगे आगे बढ़ते जाओगे। समझना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा बात, आपके सबऑर्डिनेट जो है आपके स्टूडियो में जो काम वाली मौसी है, उधर से लेके आपके वर्कर्स है, जो हायरार्की है, उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दो। आप रिस्पेक्ट दोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात, आप जो सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस में सबको इन्वॉल्व करो, वो सक्सेस उनके ऊपर दे दो। अगर फेल्योर होता है वो आप ले लो, वो उनको भी पता है कि फेल्योर अपना सबका है, लेकिन तुमने अपने पे ले लिया। वो लेना और देना उसमें, लेकिन वो इसका गेम है, मिडिल गेम है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप जो, और ये बिजनेस, वो क्या बोलते हैं ना, जैसे क्रिकेट में कोई अच्छा बैट्समैन, एक सचिन तेंदुलकर खेला, विराट कोहली खेला, उसने 150 रन बनाए, लेकिन टीम हार गई, तो क्या है, टीम गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जीतना। तो जीतता कौन है, तुम नहीं, टीम जीतती है, है ना। तुम कैप्टन हो उनके, तो कैप्टन का ये क्या है, काम क्या है, सबको साथ में लेके मोरल बूस्ट करके उनको आगे लेके जाना है। और कॉन्शियस लीडर बनो। कॉन्शियस लीडर मतलब क्या है, हर एक इसमें जो लीडरशिप में है ना, हर एक इसमें पॉजिटिविटी आना चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए कि अरे मेरे को क्या है, ब्लाइंडली किधर भी
किधर भी ब्लाइंडली आप विश्वास मत करो, कॉन्शियस बनो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस में? क्वालिटी, लाइक मोर क्वालिटी बट लेसर क्वांटिटी, और चीप क्वालिटी बट ह्यूज क्वांटिटीज। आज का ज़माना जो है वो क्वालिटी का है ना। आज मैं बड़े पैमाने पे बोलूँगा तो आज एक्सपोर्टर्स जो देश है वो कौन है? जर्मनी, जापान, मेनली इनका जो गाड़ियाँ देखती हैं ना, मर्सिडीज, BMW, वो सब जर्मन गाड़ी है। सब आपके इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे ना, वो जापानीज दिखेंगे, गाड़ियाँ भी जापानीज है, टोयोटा, होंडा जापानीज है। तो वो क्यों? अभी वो जापान इतना दूर है, इंडिया में मशीन बनते नहीं है, बनते हैं, फिर भी हम लोग क्यों उनके पास जाते हैं? क्योंकि क्वालिटी, जो आप क्वालिटी दोगे, आप किसी भी गली कूचे में किधर भी अंदर है तो आपको कस्टमर ढूंढ के निकालेगा और आपको काम देगा। आपके पास क्वालिटी नहीं है, आपके पास कोई नहीं आएगा। आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे लेकिन उसमें अरे एक छाता है वो बराबर खुल नहीं रहा है, बराबर वो उसका क्या बटन बराबर ये नहीं हो रहा है, बोले यार क्या बता, ऐसा है ना। वही अब आप स्मूथली कर रहे हो तो ये है। अभी मेरा कंपनी का नाम है प्रेस्को फैब्रिक्स, हम लोग कस्टमर के लिए जो गोदरेज के लिए काम करते हैं। तो मुझे क्यों इतने साल में मुझे दूसरे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के पास क्यों नहीं जाना पड़ा? गोदरेज मुझे इतना काम दे रहा है, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे पास क्वालिटी में जो टॉलरेंस वो लोग मांग रहे हैं, वो क्वालिटी मांग रहे हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। और क्वालिटी दे रहे मतलब खर्चा पड़ रहा है नहीं, उनको ज़्यादा कॉस्ट में मैं नहीं दे रहा हूँ। जो 4-5 लोगों के साथ RFQ होता है, RFQ मतलब कंपैरिजन होता है, उसके बाद वो लोग सबसे लोएस्ट करके मुझे करते हैं, लोएस्ट, और या फिर मुझे वो लेवल पे लाते हैं लोएस्ट में, और मुझे बोलते हैं ये क्वालिटी चाहिए। तो प्राइस भी आप दो और पर उसके साथ क्वालिटी भी दो, आप फिगर आउट करो इस प्राइस में आप कैसे अच्छी क्वालिटी देने वाले, और इसके लिए वो मुझे काम क्यों दे रहे हैं, या क्वालिटी पर्सन को क्यों हम लोग ये करते हैं। अभी कोई भी तुम्हारे स्टूडियो में भी कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो क्वालिटी काम करता है उसको तुम अच्छा काम देते हो, जो बराबर गलत कर रहा है, कुछ खराब है, तो उसको बोलते नहीं तुम वो सी क्लास काम करो, ये A क्लास करेंगे, तो उसका क्लास ही अलग हो जाता है। तो क्वालिटी इम्पोर्टेंट, एंड रिपीट कस्टमर भी शायद क्वालिटी हो जिससे। हाँ, मैं बहुत बार तुमको बोलता हूँ, अपूर्वा उसका धागा देखो, बटन देखो, उसका पैकिंग देखो, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप केक शॉप में जाते हो, केक कितना भी सुंदर हो लेकिन उसका पैकिंग अगर अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आप अरे मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ, तो पैकिंग इम्पोर्टेंट है, वो एस्थेटिक है, अंदर का प्रोडक्ट भी एस्थेटिक भी है, वो फील है, तो वो सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, एक एडवाइस जो आप मुझे दोगे एज अ डॉटर और एनी वन लाइक मी जो इस बिजनेस में स्टार्ट हुआ है, किसी भी टाइप के बिजनेस में, बट अभी यंग है, जस्ट स्टार्ट किया उन्होंने, एज अ डॉटर व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? फिर सिर्फ एक ही देना है, मतलब 2 दिन चलेगा? नहीं, मेरे पास 100 है। 100 का देखो कितना बड़ा पॉडकास्ट है, मैं एक छोटा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, मैं तुमको बचपन से देख रहा हूँ, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि तुम जो सपना तुमने देखा है वो रियलिटी में लाने के लिए जो सोच रही हो, बराबर ना, तो उसमें बहुत हर्डल्स आएंगे, लेकिन जो सपना तुमने देखा है ना, उसके लिए तुमने स्टेप बाय स्टेप कुछ सोचा है कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, तो उसके ऊपर वो जो कन्विक्शन है उसके ऊपर तुम विश्वास रखो। तुम 200% जो सोचा है उसके ऊपर विश्वास रखो। वो एक बार विश्वास तुमको है तो दुनिया विश्वास रखेगी। तुम ही तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे ना कि नहीं नहीं अरे ये हो पाएगा कि नहीं, तो कोई नहीं है। तुम करने के पहले 100 बार सोचो कि मैंने ये कर रहे हैं, बना रहे हैं ना, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं क्लियर करूँगी, ये क्लियर करूँगी। लेकिन एक बार 100 बार सोचने के बाद तुमको एक बार लगा नहीं अभी सब बराबर है, 50-50 चांसेस है, लेकिन मैं ये कर पाऊंगी। एक बार ये हो गया तो फिर सोचना बंद, सिर्फ एक्शन। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट। अभी देखो इंडिया में मैं फॉर एग्जांपल 500 स्टार्टअप्स रोज समझो कोई शुरू हो रहे हैं, 500 स्टार्टअप्स, बराबर। वो 500 स्टार्टअप्स में से आप देखोगे 3 महीने के बाद है ना, उसमें 50% स्टार्टअप्स है ना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्विक्शन नहीं है,
मेंटेनेंस नहीं पड़ रहा है, फंड्स का इश्यूज है, क्वालिटी का इश्यूज है, आदमी नहीं मिल रहे, वो सब कुछ बहुत कुछ इशू है। 50% के एक साल के बाद देखोगे तो 50% के वो हो जाते हैं 70-75%। 3 साल के बाद वही देखोगे जो 500 स्टार्टअप्स थे उसमें से हार्डली 5% है ना स्टार्ट अच्छे हुए हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। तो 5% में आना है ना तो आपको खड़े रहना पड़ेगा, और खड़े रहने के लिए क्या है, आपका आंधी तूफान फ्लड कुछ भी आए, वो बरगद का पेड़ रहता है ना, वो कैसे खड़ा रहता है, आजू बाजू में कुछ भी हो वो तो वैसा हिलेगा डोलेगा लेकिन वो खड़ा रहेगा। वो खड़ा रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखो 3 साल के बाद, अभी आपको कितना 2 साल हो गया, मैं शुरुआत से यही बोल रहा हूँ कि आप टिके रहो, टिके रहो, टिकोगे तो बढ़ोगे, नहीं ना, तो वो टिकना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप पे विश्वास रखो, जो कुछ है वो आप जो कर रही हो एकदम बहुत अच्छा है, तो आपके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास रखी, और एक बार दुनिया का विश्वास बैठ गया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बट वो हमेशा बोलते हैं मुझे कि मार्केट में बस खड़े रहना है और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कुछ फिगर आउट करो कि मार्केट बंद ना करना पड़े, चलाते रहो जब तक थोड़े दिन में आजू बाजू के लोगों को दिखने लग जाएगा कि हम क्या करते हैं। एंड आई थिंक दिस ही हैज बीन सेइंग सिंस द स्टार्ट, जब से हमने शुरू किया था तब से वो बोल रहे हैं। अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने भी 97 में मैंने जो स्टार्ट किया था, किसी को पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर जगह पे जा रहा हूँ, हर कस्टमर के पास मिल रहा हूँ, और वो टाइम पे वो हर्षद मेहता स्कैम हो गया था, तो बहुत निगेटिव मार्केट था। लेकिन वो टाइम पे भी ऐसे हो गया था कि हर जगह पे मैं मेरा इंट्रोडक्शन लेटर दे रहा था, कार्ड दे रहा हूँ, सब लोग बोले नहीं आप यंग हो, अच्छा है, लेकिन हमारे पास अभी काम नहीं है। तो वैसे में फ्रस्ट्रेट होकर मैं वापस जॉब कर सकता था, मैं इंजीनियर था तो मुझे जॉब मिलता था, लेकिन नहीं, एक बार वहाँ पे कूद गए तो दरिया पार करके ही जाना है, ये ध्यान में रखो। वो रहेगा तो आपको आगे जाके, और एक बार आपका पर्सनालिटी तैयार हो गया ना तो लोग भी बोलते हैं कि नहीं ये जबरदस्त लड़की है, आपका काम होगा। ऐसा कितना डिफरेंट था ना आपके टाइम का मार्केटिंग। अभी आप बोल रहे थे कि हर जगह जाके आप कार्ड दे रहे थे या फिर वो कर रहे थे, एंड हमारा मार्केटिंग इज टोटली अलग। वीडियो शूट करना है, बहुत कुछ, मतलब एस्थेटिक्स बनाने, डिजाइन करना है। अभी मैं बोलता हूँ वो टाइम पे मैं बाइक पे मैं गोरेगांव में रहता हूँ ना, बाइक पे मैं कलवा MIDC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, सीमेंस, वहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए बाइक से जाता था। कांदिवली MIDC, वहाँ पे सब जो मीटर्स के कंपनीज वगैरह थी, सब रेमी करके कंपनी है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन लेटर देने जाता था। अंधेरी MIDC, बाद में फिर खोपोली साइड में, वो साइड में मैं जाता था। तो ये सब चीज़ हम लोग बाइक पे, मैं अकेला पूरा पसीना पसीना, लेकिन वो देखता हूँ तो आज भी एक है कि ये एक्सपीरियंस के कारण है ना, ऐसा होता है कि लोग क्या बोलते हैं ना, हमको ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जीरो से आए हैं, और जीरो से आना उसके बहुत फायदे भी होते हैं और हार्डवर्क रहता है। लेकिन आपके यहाँ पे सोशल मीडिया है तो आपको वो एक फायदा है कि वो बहुत जगह पे जाना नहीं, क्योंकि आप इसके लिए आपके लिए बेस बहुत अच्छा मिल सकता है। इजी तो हो जाता है थोड़ा, वीडियो डाल के पैन इंडिया कोई भी देख सकता है। अभी मेरा रीच क्या था, मैं यहाँ से मैं बाइक से जाऊँगा या किधर से जाऊँगा, तो मेरा रीच बॉम्बे, मुंबई, थाना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूना तक जा सकता हूँ। आपका रीच क्या है? ऑल ओवर इंडिया। आप अगरतला भी जा सकते हैं, आप गुड़गांव भी जा सकते हैं, उड़ीसा जा सकते हैं, और कश्मीर तक जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसका फ़ायदा आपको लेना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा उसका ले लोगे और बहुत ग्रो कर सकते हैं, और आपको दिमाग में वो आइडियाज आनी चाहिए। आपको 24/7, आप बिजनेस वूमन हो तो आपको 24/7 उसके बारे में ही सोचना चाहिए। तो आपको कभी कभी रात को अपने को आइडिया आता है, मैं ऐसे करूँगा, तो रात को आइडिया आ गया ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो सब वो ये करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो सोच आप लिखो कि अरे मुझे भी बहुत सी बार है ना, रात को आइडियाज आते हैं कि अरे वो टूल मेरा नहीं हो रहा है तो क्या करूँ, दिन भर चलते रहते हैं। रात को मेरे को अरे उठ के मैं लिख के रखता हूँ कि अरे ऐसे करेंगे, वो क्लिक होता है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट।
बहुत सारे इंसाइट्स मिले. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. तो पापा को इतना मुझे टाइम उनका मैनेज करना, ही इज वेरी बिजी पर्सन, बट हो पाया अच्छे से. वो मेरे लिए टाइम निकाल लेते. फेवरेट होगा. एंड हैप्पी फादर्स डे. मलाच करता है. मला क्यों Happy Father's Day. अभी तक किया ही नहीं उसने. Happy Father's Day. Thank you so much for watching. If you like it, please like, share and subscribe. बोला like, share and subscribe. Thank you. Bye.